2002 के गुजरात दंगा मामले में बनाई गई एसआईटी के अब एक नए खुलासे से राजनीति की दुनिया में एक नया भूचाल आ गया है। मामले में पीएम मोदी को मिली क्लीन चिट के साथ ही तीस्ता सीतलवाड़ पर उठाए गए सवाल और अब एसआईटी ने फिर एक बड़ा दावा किया है और दावा है कि तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए तीस्ता को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के सलाहकार ने लाखों रुपए दिए थे। इसी के साथ बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। पैसे दिए गए। हर गुजरात चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी की जो फैक्ट्री है इस तरह की कहानियां गढ़ने की, मनगढ़ंत कहानियों की, वो शुरू हो जाती है। पहला किस्त गया है 5+25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अगर कांग्रेस पार्टी मोदी जी जैसी राजनीति करना जानती या करना चाहती तो क्या मोदी जी वहां मुख्यमंत्री रह सकते थे? और अब एक बार फिर एसआईटी के नए खुलासे के साथ कांग्रेस बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी, वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। 2002 के गुजरात दंगों को लेकर पिछले महीने आई एसआईटी की रिपोर्ट के बाद तीस्ता सीतलवाड़, सेवानिवृत्त डीजीपी आरबी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सबूतों को गढ़ने और साजिश रचने का आरोप लगा और इन तीनों को गुजरात पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ गुजरात एसआईटी ने अपने हलफनामे में बड़ा खुलासा किया है। 15 जुलाई को तीस्ता की जमानत याचिका के खिलाफ दाखिल एसआईटी की एफिडेविट में हुआ है ये बड़ा खुलासा। हलफनामे में कहा गया, गुजरात की मोदी सरकार को फंसाने और गिराने की साजिश हुई। साजिश कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर रची गई। अहमद पटेल से तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए मिले। पैसा किसी राहत कार्य के लिए नहीं दिया गया। साजिश के तहत पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की मुलाकात हुई। और अब इस खुलासे के बाद बीजेपी ने सीधे सोनिया गांधी पर निशाना साधा है, जबकि कांग्रेस इसे गुजरात चुनाव के लिए नए पैंतरे बता रही है। पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5+25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है। अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता सीतलवाड़ ने। और याद रखिए, ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था। दिस वॉज जस्ट दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसके आगे न जाने कितने करोड़ों रुपए सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को अपमानित और बदनाम करने के लिए, झूठे षड्यंत्र में फंसाने के लिए, बीजेपी को नीचे गिराने के लिए, बीजेपी कैसे आगे ना बढ़े इस चेष्टा में और केवल बीजेपी और मोदी को पीछे रख करके राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ का इस्तेमाल इस पैसे से सोनिया गांधी जी ने किया। जो आरोप हैं बीजेपी के गंभीर हैं, क्या जवाब? इनका तो हर आरोप आपको गंभीर लगता है। अरे साहब, अगर कांग्रेस पार्टी मोदी जी जैसी राजनीति करना जानती या करना चाहती तो क्या मोदी जी वहां मुख्यमंत्री रह सकते थे? सिर्फ बदनामी करके हम रुक जाते, हम हटा देते। लेकिन हम ऐसी राजनीति नहीं करते। और हर गुजरात चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी की जो फैक्ट्री है इस तरह की कहानियां गढ़ने की, मनगढ़ंत कहानियों की, वो शुरू हो जाती है। पिछले गुजरात चुनाव में जनरल दीपक कपूर से डॉक्टर मनमोहन सिंह तक पर आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर मुझे हराना चाहते हैं। फिर माफ़ी मांगनी पड़ी संसद में, फिर माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों की मियाद 4 से 6 महीने होती है। जब तक वो चुनाव आते हैं ये कहानियाँ लाते हैं, जीतने का कोशिश करते हैं और फिर माफ़ी मांग लेते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। तो देखिए, एक समय तीस्ता सीतलवाड़ के करीबी रहे रईस खान को सुनना यहाँ पर बेहद जरूरी हो जाता है। रईस खान का कहना है, उनका ये दावा है कि वो गवाह हैं पैसों के लेन देन के। रईस खान से बात की हमारे सहयोगी चैनल एबीपी अस्मिता के संपादक रौनक पटेल। रईस भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। आज बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तीस्ता और अहमद पटेल के साथ साथ कांग्रेस पर संगीन आरोप लगाए। एसआईटी के हलफनामे का हवाला देकर यह कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ को कांग्रेस यानी कि सोनिया गांधी अहमद पटेल के जरिए गुजरात को बदनाम करने के लिए, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए लाखों रुपये दिए थे। आप तो तीस्ता के उस वक्त के साथी थे। सच्चाई क्या है
आपने क्या कुछ खुद देखा है, खुद सुना है तीस्ता के पास से और खुद देखा है? देखिए, ऐसा है कि मैं अपने एफिडेविट में ये सारी बातें पहले ही बता चुका हूँ 2011 में, जो अब एसआईटी बता रही है। 2011 में मैं ये एफिडेविट में बोल चुका हूँ कि तीस्ता सेतलवाद पहले से ही अहमद पटेल को जानती थे, अहमद पटेल भी उनको जानते थे। लेकिन यहाँ गुजरात में 2002 दंगों के बाद में पहली बार तीस्ता सेतलवाद दंगों के कुछ दिनों के बाद में शाहीबाग अहमदाबाद सर्किट हाउस जो पुराना है उसके अंदर मिली थी। उसमें मैं भी और तीस्ता सेतलवाद के साथ में था और तीस्ता सेतलवाद और हम दोनों शाहीबाग सर्किट हाउस गए थे। वहाँ पर अहमद पटेल से हमारी पहली मुलाकात हुई थी दंगों के बाद में, और हम अहमद पटेल के साथ में बैठे और अहमद पटेल के साथ में सारी बातें हुई। अहमद पटेल ने तीस्ता सेतलवाद से ये कहा कि आपको मैं बहुत पहले से अच्छी तरह से जानता हूँ और आपने जो वहाँ पर 1992 के दंगों के अंदर काम किया है, मैं उससे पूरी तरह से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। लेकिन वो छोटा मामला था और ये मामला जो है वो गुजरात का है और बहुत बड़ा मामला है। इस मामले को आपको बहुत ही ऊँचा उठाना है और इतना ऊँचा उठाना है कि इनकी सरकार जो यहाँ पर अभी बीजेपी की और सेंट्रल में जो सरकार है, ये सरकार गिर जानी चाहिए। उसमें हम आपकी पूरी कांग्रेस आपके साथ है और पूरी तरह से हम आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। तो तीस्ता सेतलवाद ने ये कहा कि हमारे पास जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा आप चाहोगे वैसा हम करेंगे और जिस तरह से आप हमसे कहोगे हम उस तरह से करते चले जाएंगे। आपके लिए हम हर तरह से हर काम करने के लिए तैयार हैं। तो लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, समस्या जो है वो है फंड की। हमारे पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है। तो अहमद पटेल ने कहा कि आप फंड की ज़रूरत आपको जो भी पड़ेगी वो हम मुहैया करेंगे, हमारी तरफ से होगी। हमारी पार्टी की तरफ से जितना भी फंडिंग हम आपको कर सकते हैं वो हम फंडिंग करेंगे और पैसा देंगे। आपके किसी काम को हम रुकने नहीं देंगे। इसके अलावा हमारे पार्टी के बाहर जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट हैं उन सारे कॉन्टैक्ट को हम आपको दे देंगे और उन कॉन्टैक्टों से आपको जितना भी फंड है वो आपको मुहैया होगा और मिलता रहेगा और इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। उसके बाद में काफ़ी देर बात हो जाने के बाद में गुजरात दंगे की प्लानिंग करी गई और किस तरह से इसको उठाया जाएगा। और इस तरह से एक बात सबसे पहले ये निकल के आई कि गुजरात जेनोसाइड के ऊपर एक बुक निकाली जाएगी जो कम्युनलिज्म कॉम्बैट, जो तीस्ता का खुद का है, उसने ये कहा था कि मैं इसके अंदर इतना बड़ा धमाका करूंगी कि पूरी दुनिया के अंदर मालूम पड़ जाएगा कि गुजरात सरकार ने यहाँ पर क्या गलत काम किए हैं और किस तरह से ये दंगे भड़काए हैं। तो तीस्ता ने बहुत सारी चीज़ों के आश्वासन उनको दिलाए। अहमद पटेल ने कहा ठीक है। उसके बाद में उन्होंने किसी एक व्यक्ति को बुलाया और बुलाने के बाद में उससे कहा कि अभी इसी समय इस टाइम आप कितने पैसे मुहैया करा सकते हो इनको, तीस्ता सेतलवाद को। तो उन्होंने बहुत सोच के ये कहा कि हम अभी इस वक्त जो है कुछ अगर आप टाइम दें 10-20 मिनट का, आधे घंटे का, तो हम 5 लाख रुपए मुहैया करा सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप 5 लाख रुपए की जल्दी से जल्दी बंदोबस्त करके लेकर आइए। आधे घंटे के बाद में वो 5 लाख रुपए आ गए, एक अखबार के अंदर लिपटे हुए थे और कपड़े की थैली के अंदर थे। अहमद पटेल ने वो पैसा तीस्ता सेतलवाद को दिया। तीस्ता सेतलवाद ने मुझे इशारा करा, मैंने उसको ओपन करा, थैली में से बाहर निकाला, अखबार में से बाहर निकाला और पूरी तरह से चेक करा तो वो 5 लाख रुपए थे। वो 5 लाख उसी तरह से कागज़ में लपेट के और थैली में डाल के तीस्ता सेतलवाद के हवाले कर दिए गए। उसके बाद में उन्होंने कहा ये तो बहुत कम है, इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। तो अहमद पटेल ने कहा आप टेंशन मत लो और फिर उसी व्यक्ति से कहा कि और पैसों का कब और कितने दिन में इंतज़ाम हो जाएगा। तो उसने कहा कि 2 दिन का समय आप दीजिए, हम 25 लाख रुपये का 2 दिन में और इंतज़ाम करके दे देंगे। उसके बाद में उसने 2 दिन के बाद में वहीं पर उसी जगह सर्किट हाउस के अंदर, शाहीबाग के अंदर 25 लाख रुपए कैश और दिए लाकर। और तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। विकास की राह पर देश की रफ्तार के लिए ये तोहफा उन्होंने यूपी समेत पूरे देश को समर्पित किया। लेकिन इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने तरक्की के राजमार्ग पर मुफ्त वाले गड्ढों को लेकर बड़ा हमला बोला। अब देखने, सोचने और समझने वाली बात यह है कि पीएम मोदी को यह क्यों कहना पड़ा, देश में मुफ्त की राजनीति का खात्मा क्यों जरूरी है। प्रधानमंत्री महोदय, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद पीएम मोदी जब माइक पर आए तो विकास के राजमार्ग पर मुफ्त की राजनीति के गड्ढों से जनता को आगाह कर गए। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमें मिलकर
उनकी सोच को हराना है, रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। इस समय देश में मुफ्त की राजनीति का चेहरा अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, लेकिन सच्चाई ये है कि कमोबेश हर राजनीतिक पार्टी मुफ्त का चंदन घिस रही है। दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक राजनीति की मुफ्त वाली सेल लगी है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। अब समझिए कि मुफ्त की राजनीति के साइड इफेक्ट्स क्या हैं। पार्टियां मुफ्त के वादे कर सत्ता हासिल कर लेती हैं, घाटे में चल रहे राज्यों को और निचोड़ती हैं। नतीजा, जनता मूलभूत सुविधाओं से मरहूम रह जाती है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी की ही बात करते हैं, क्योंकि मुफ्त की राजनीति वाली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वही हैं। पंजाब में आप सरकार अब 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है, जबकि सच ये है कि पंजाब का खजाना पूरे देश में सबसे खाली है। पंजाब के ऊपर करीब 2,73,000 करोड़ का कर्ज है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने से सरकारी खजाने पर करीब 24,866 करोड़ का बोझ पड़ेगा। पंजाब में 18 से अधिक की महिलाओं को 1,000 रुपए हर महीने पेंशन योजना में सालाना 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पंजाब का कुल बजट 1,55,860 करोड़ का है। सिर्फ इन्हीं दो योजनाओं की सब्सिडी पर बजट का 24% चला जाएगा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार मुफ्त पानी, बिजली और महिलाओं को फ्री बस सुविधा दे रही है। इससे हर साल करीब 4,102 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक हर राज्य का मुख्यमंत्री किसी न किसी बहाने मुफ्त की राजनीति कर रहा है। पश्चिम बंगाल में सभी नागरिकों को 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा मुफ्त है। वहीं एसटी, एससी, ओबीसी महिलाओं को 1,000 रुपए और सामान्य महिलाओं को 500 रुपए महीने की योजना भी चल रही है। कन्याश्री योजना में लड़कियों को शिक्षा के लिए आर्थिक मदद दी जाती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जन्म से 5 साल तक 30,000 रुपए खाते में जमा होते हैं। तमिलनाडु में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा है। वहीं चावल राशन कार्ड धारकों को 4,000 रुपए की मदद दी जाती है। बात यूपी की करें तो जन्म से लेकर डिप्लोमा या ग्रेजुएशन में एडमिशन तक छात्राओं को 15,000 रुपए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, लड़की की शादी के लिए 51,000 खर्च करती है सरकार। निराश्रित महिला पेंशन योजना 1,000 रुपए पेंशन दिया जाता है। 3 तलाक पीड़िता को सालाना 6,000 की मदद। 1 करोड़ छात्र छात्राओं को फ्री टैबलेट। मुफ्त की राजनीति का चलन 80 के दशक में तेजी से बढ़ा, जब आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव ने 2 रुपए किलो चावल योजना के ऐलान के दम पर सत्ता हासिल की। अभी भी दक्षिण भारत में मुफ्त का चंदन कई पार्टियों के लिए राज तिलक बनता है। आंध्र में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक 10 से ज्यादा मुफ्त योजनाएं चल रही हैं, जिन पर सरकार सालाना करीब 20,000 करोड़ से ज्यादा खर्च करती है। तेलंगाना में हर लड़की को शादी के समय 1 लाख रुपए सरकार देती है। किसानों को फसल पर मदद योजना के तहत हर साल 12,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मुफ्त की राजनीति से होता यह है कि जो पैसा विकास के कामों जैसे सड़क, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा के क्षेत्र में लगना चाहिए, वो इधर चला जाता है। इसका सबसे बड़ा घाटा भी जनता को ही होता है, क्योंकि मूलभूत ढांचा विकसित ही नहीं हो पाता। पीएम मोदी के फ्री की राजनीति वाले बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि वो लोगों को मुफ्त में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। क्या ऐसा करना गलत है? दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं? आज अगर हमने इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया, अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? आज हम लोग देश की नींव रख रहे हैं। ये रेवड़ी नहीं है, ये देश की नींव के में एक एक ईंट रख रहे हैं हम लोग। तो आज उत्तर प्रदेश को मिला है रफ्तार का तोहफा। 296 किलोमीटर के इस नए एक्सप्रेसवे से यूपी में विकास की नई धारा बह सकती है। इटावा से चित्रकूट के बीच बना ये एक्सप्रेसवे यूपी के 7 जिलों से होकर गुजरेगा।
ऐसा दावा किया गया है कि 11 घंटे की जो दूरी अब तक हुआ करती थी वो अब सिर्फ 7 घंटे में पूरी हो जाएगी। बुंदेलखंड तप तपस्या और तेज की पावन भूमि है। बुंदेलखंड की धरती, यहाँ का कण कण कर रहा है विकास का अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। मंत्री महोदय, ये उत्तर प्रदेश का 7वां एक्सप्रेसवे है। इस परियोजना की नींव पीएम मोदी ने साल 2020 में रखी थी। चित्रकूट को लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले 4 लेन एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। कोरोना महामारी के बावजूद समयबद्ध ढंग से इस परियोजना को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। सिर्फ 28 महीने में ये बनकर तैयार हो गया। ये तय समय से 8 महीने पहले बनकर तैयार हुआ है। इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला 29 फरवरी 2020 में रखी गई थी। इसे बनाने में 14,850 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसकी लंबाई 296 किलोमीटर है। ये एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा के बीच 7 जिलों को जोड़ेगा। फिलहाल ये एक्सप्रेसवे 4 लेन का है, जिसे भविष्य में 6 लेन का भी किया जा सकता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से यूपी के जिन 7 जिलों से होकर गुजरेगा वो हैं चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के 2 एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। इससे सफर तो आसान होगा ही, साथ ही 7 जिलों से एक्सप्रेसवे गुजरने से पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड का भी काफी विकास होगा। दूसरा फायदा ये है कि सफर में समय कम लगने से ईंधन की खपत घटेगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत के साथ ही अब यूपी देश में सबसे ज्यादा 7 एक्सप्रेसवे वाला राज्य बन गया है। आज से शुरू हुआ 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इटावा से चित्रकूट को जोड़ेगा। वहीं पहले से बना 25 किलोमीटर लंबा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे लोगों को राहत दे ही रहा है। दिल्ली मेरठ के बीच 85 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे यूपी में गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ता है, जिससे लाखों लोगों को फायदा हो रहा है। जबकि 87 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा और बागपत को जोड़ता है। ग्रेटर नोएडा से आगरा जाने का रास्ता आसान करने वाला 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे की अहमियत पूरे देश को पता है। वहीं 302 किलोमीटर लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ने राजधानी लखनऊ पहुंचना आसान बना दिया है। इसके अलावा लखनऊ से यूपी के गाजीपुर तक जाने वाले 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की वजह से पूरा राज्य अब एक सूत्र में बंध गया है। देश में यूपी के बाद सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हरियाणा में हैं। वहां पर 5 एक्सप्रेसवे हैं। पूर्व मिस यूनिवर्स और बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सुष्मिता सेन इन दिनों सुर्खियों में हैं। 46 साल की सुष्मिता सेन जल्द ललित मोदी की दुल्हनिया बन सकती हैं। ये वही ललित मोदी हैं जो आईपीएल की रंगीन पार्टियों को लेकर चर्चा में रहा करते थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ललित मोदी आरोपी हैं और इन दिनों लंदन में रह रहे हैं। उद्योगपति ललित मोदी ने ट्विटर पर ऐलान किया है कि वो सुष्मिता सेन को डेट कर रहे हैं। क्या ललित मोदी और सुष्मिता की शादी होगी या फिर वो भी उनके एक्स बॉयफ्रेंड बनकर ही रह जाएंगे? देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
ये रुतबा, ये शोहरत और ऐसी इज्जत भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कम लोगों को नसीब हुई है। कम वक्त में कामयाबी की लंबी छलांग लगाने वाला ये शख्स बतौर खिलाड़ी कभी क्रिकेट के मैदान पर तो नहीं उतरा, लेकिन अपनी हुनरमंदी से इसने देश में क्रिकेट की चाल और चेहरा बदल कर रख दिया। क्रिकेट के गलियारों में गूंजने वाला ललित मोदी वो नाम है जो कानून के लंबे हाथों से दूर 7 समंदर पार इंग्लैंड में बैठा है और वहीं से बरसा रहा है ट्विटर के तीर। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं और वजह है बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सुष्मिता सेन। ट्विटर पर ललित मोदी ने ऐलान किया है कि पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन को वो डेट कर रहे हैं, यानी सुष्मिता सेन को एक बार फिर लग चुका है प्रेम रोग। ललित मोदी के साथ प्रेम संबंध को लेकर चर्चा में आई सुष्मिता सेन को शादी के मामले में बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान का दूसरा रूप माना जा सकता है। सुष्मिता करोड़ों रुपए की संपत्ति की मालकिन हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुष्मिता सेन हर महीने करीब 60 लाख रुपए और सालाना 9 करोड़ रुपए कमाती हैं। लेकिन 40 की उम्र का पड़ाव पार करने के बावजूद अभी तक सुष्मिता सेन ने शादी नहीं की है। ये अलग बात है कि उनके मोहब्बत के अफसाने बॉलीवुड की फजाओं में तैरते रहे हैं और अब ललित मोदी के साथ उनके प्यार का नया अफसाना हकीकत बनकर ट्विटर के जरिए लोगों तक पहुंचा है। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या कहे। ट्विटर पर पहले ललित मोदी ने सुष्मिता सेन को बेटर हाफ कहा था, जिससे लोगों को लगा कि उनकी शादी हो गई है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने ये साफ किया कि वो दोनों सिर्फ डेट कर रहे हैं और ये उनकी जिंदगी की नई शुरुआत है। पहले भी सुष्मिता सेन अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में रही हैं। पिछले साल ही सुष्मिता सेन का मॉडल रोहमन शॉल के साथ ब्रेकअप हो गया था, जिनके साथ वो 3 साल तक रिलेशनशिप में रहीं। रोहमन और सुष्मिता खुलेआम अपने प्यार का इजहार करते नजर भी आए थे। हालांकि रोहमन शॉल सुष्मिता से 15 साल छोटे हैं और दोनों अभी भी अच्छे दोस्त हैं। इससे पहले भी सुष्मिता की लव लाइफ को लेकर कई तरह की खबरें आती रही हैं। उनका अफेयर कभी एक्टर, कभी क्रिकेटर और कभी बिजनेसमैन के साथ होता रहा है। बिजनेसमैन ऋतिक भसीन के साथ उनका रिलेशन करीब 4 साल तक चला, तो कभी अभिनेता रणदीप हुड्डा के साथ भी उनका लिंकअप हो चुका है। जाहिर है अभिनय से ज्यादा अभिनेत्री सुष्मिता के मोहब्बत के अफसाने सुर्खियां बनते रहे हैं। वहीं वो अपनी शायरी के जरिए अपने मोहब्बत भरे जज्बातों को बयान करती भी नजर आती रही हैं। अर्ज किया है मैम आपके लिए और आप सारे दिल वालों के लिए, ये दुनिया गम तो देती है, आप वाह वाह करिए ना। ये दुनिया गम तो देती है, शरीके गम नहीं होती, किसी के दूर जाने से मोहब्बत कम नहीं होती। Wow, wow. And most of all, I'd like to say tonight, it's so important that I say this because I believe it. हम किसी से खुशियां मांगे, ये हमें मंजूर नहीं। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है? जितना अपनी तकदीर में लिखा है, वो जरूर अदा होता है। Thank you very much. शुक्रिया। मैं किरत की हद से गुजर गया, मैं किरत की हद से गुजर गया, गमे दो जहां से गुजर गया, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। आप कहें तो कायनात की सारी खुशियां आपकी तरफ मोड़ दूं। वाह वाह वाह। आप कहें तो चांद सूरज को भी
तोड़ लूं। इतना बस है मेरी जान या 2-3 झूठ और बोल दूं? हम किसी से खुशियां मांगे ये हमें मंजूर नहीं, मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है, जितना अपनी तकदीर में लिखा है वो जरूर अदा। और जाते जाते हम भी आपसे कुछ कहना चाहेंगे जी, कि आधा वर्ष है, सुन रहे हैं ना जी? औरों में खुद को खोके, औरों में खुद को खोके मैं को पाना, मैं को पाना बहुत बड़ा काम है, जीना इसी का नाम है। साल 1994 में मिस यूनिवर्स बनी सुष्मिता का फिल्मी सफर 1996 में शुरू हुआ था। हालांकि अपने फिल्मी करियर में वो कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है। फिल्म दस्तक के वक्त भी फिल्म निर्देशक विक्रम भट्ट के साथ उनके अफेयर की खबरें आई थीं। उनका नाम उद्योगपति अनिल अंबानी के साथ भी जोड़ा गया था। सुष्मिता सेन और पाकिस्तान के क्रिकेटर वसीम अकरम की डेटिंग की खबरें भी काफी समय तक आई थीं। हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया के साथ भी उनके संबंधों को लेकर खबरें उड़ी थीं। जाहिर है सुष्मिता सेन की लव लाइफ काफी उतार चढ़ाव भरी रही है। उनकी जिंदगी में कई लोग आए हैं, ये बात अलग है कि उनकी मोहब्बत कभी शादी की मंजिल तक नहीं पहुंच पाई है। इस बात को लेकर एक बार इंटरव्यू में सुष्मिता ने कहा था कि अभी तक उन्हें लाइफ पार्टनर के लिए ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनकी उम्मीदों को पूरा कर सके, इसलिए वो 3 बार शादी करते करते बच गई। Once I became a mother and Rene happened. Forget Alisa. Rene happened. There was no man thereafter who came into my life that didn't know my priority was her. There was no two ways about it. And so it wasn't like, I love you, baby, and I'll do anything for you, because I wasn't that age, one. At B, I was not giving false hopes anywhere. This was it. And my daughter is very, very important to me till a certain age, because she needs me. Now, I don't expect anybody to come and share the responsibility, but never try and ask me to step away from it, because that's something. सुष्मिता सेन ने भले ही शादी नहीं की है, लेकिन वो एक सिंगल मदर हैं। उन्होंने 2 बच्चियों को गोद लिया है। सुष्मिता ने साल 2010 में अलीशा को गोद लिया था, जो 12 साल की हैं और अभी पढ़ाई कर रही हैं। इस बीच सुष्मिता सेन ने वेब सीरीज आर्या से एक बार फिर बॉलीवुड में वापसी भी की है। मैं अपनी फैमिली को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इस सीरीज के दोनों सीजन में उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ भी हुई है, लेकिन ललित मोदी के साथ उनके अफेयर की खबरों के बाद एक बार फिर वो सुर्खियों में है। हालांकि उन्होंने ललित मोदी से रिश्ते और शादी को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। बात लखनऊ की कर लेते हैं, जहां लुलु मॉल में नमाज के बाद अब हनुमान चालीसा पढ़ने का एक वीडियो सामने आया। इनमें मॉल के अंदर 2 युवक जय श्री राम का नारा लगाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। मौके पर मौजूद मॉल के सिक्योरिटी ने दोनों युवकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों अभी जेल में हैं। तो लुलु मॉल जो इस वक्त काफी सुर्खियों में है, इससे पहले नमाज पढ़ने का एक वीडियो सामने आया था और अब ये 2 जो युवक आपको दिखाई दे रहे हैं जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने इन्हें पुलिस के हवाले किया है और अभी दोनों जेल में बंद हैं। लखनऊ के लुलु मॉल की तस्वीरें हैं। उस वक्त की तस्वीरें जब इन दोनों को पकड़कर सिक्योरिटी गार्ड्स यहां से बाहर ले गए और फिर पुलिस के हवाले किया गया। तो पहले नमाज, फिर उसके बाद हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा पढ़ने वाले दोनों युवकों को जो जय श्री राम का नारा लगातार वहां लगा रहे थे,
तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ के लुलु मॉल की। पहले नमाज पढ़ने की बात और अब जिस तरह से ये दो युवक जो हैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं, जिसके बाद इन्हें पुलिस के हवाले किया गया है। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणवीर, क्या मामला है ये और किस तरह की कार्रवाई इस मामले में हुई अभी? देखिए शिरीन, जो वीडियो वायरल हुआ था नमाज पढ़ने का, उसके बाद से हिंदू संगठनों में एक होड़ सी लगी है कि वो उस जगह जाएं जहां पे नमाज पढ़ी गई थी और वहां पे सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान चालीसा पढ़ें। और इसी क्रम में पहले हिंदू महासभा की तरफ से शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि वो धरना प्रदर्शन करने जाएंगे, उनको हाउस अरेस्ट किया गया। फिर आज दोपहर को आदित्य मिश्रा और उनके समर्थक पहुंचे, उन्होंने नारेबाजी की, लेकिन उनको भी मॉल के बाहर से ही हिरासत में लिया गया। लेकिन इस बीच में दो ऐसे युवक जो कि बिल्कुल आम ग्राहक की तरह से मॉल के अंदर जाते हैं और अचानक बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। मॉल की सिक्योरिटी ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने डिटेन करके थाने में रखा है और माहौल ख़राब करने को लेकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा और इन्हें जेल भेजा जाएगा। और आप देखिए कि न मंदिरों की कमी है और न मस्जिदों की, लेकिन एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को मंदिर और मस्जिद बनाने की ऐसी होड़ मची हुई है लुलु मॉल में, जहां पर हर धर्म ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने जो किया वो सही है। और इसी तरह से अब लगातार माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ लोग बार बार जाते हैं, हनुमान चालीसा का नाम लेकर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से बाहर लगातार कल से पुलिस लगी हुई है, जो कि ये कोशिश कर रही है कि माहौल ना बिगड़े। जो भी लोग इस तरह से हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि माहौल जल्द से जल्द शांत हो जाए। लेकिन एक ग्राहक की तरह से मॉल के अंदर जाकर के अचानक कोई अगर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो जाहिर है पुलिस के लिए दिक्कत होगी और इसी तरह की दिक्कतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है रणवीर, शुक्रिया फिलहाल आपका इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। तो इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर रहेगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय करने के लिए दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में बैठक चल रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। बीजेपी की बड़ी बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई नेता मौजूद हैं जो ये तय करेंगे कि एनडीए उम्मीदवार का नाम क्या होगा। बड़ी खबर इस वक्त की, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम आज तय होना है, जिसे लेकर एक बड़ी बैठक बीजेपी की चल रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें पहुंच चुके हैं। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बड़ी बैठक, ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या है पूरी खबर? और जी देखिए, अब से कुछ देर में बैठक शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं और बैठक में, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान होगा, मोहर लगेगी, तय होगा किसको लड़ाना है। करीब बीजेपी नेतृत्व ने 25 नामों पर डिस्कशन किया है और इसमें तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व से लेकर और राज्यों में गवर्नर और राज्य के कई नेता तक, वरिष्ठ नेता तक शामिल हैं। किसके नाम पर मोहर लगेगी ये देखना होगा, किसके नाम को तय करते हैं। क्या बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड आज ही इस नाम को तय करती है, उसका ऐलान करती है, या फिर कल विपक्ष की बैठक होने के बाद अपनी रणनीति के तहत, एक रणनीति के तहत उस बाद कैंडिडेट के नाम का ऐलान करती है, देखना होगा। विकास, क्या कोई जानकारी उन नामों को लेकर जो इस वक्त जिन पर चर्चा जारी है इस बैठक में? जी देखिए, इस बैठक से पहले जो डिस्कशन हुए हैं उसमें कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम शामिल हैं, कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, कुछ राज्यों के गवर्नर भी शामिल हैं। ये एक प्रक्रिया है बीजेपी के भीतर जिसमें वो ग्रेडिटी ऑफ लीडरशिप है, उसमें से चुनते हैं कि किस लीडर के नाम, किसको उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, किस पद के लिए चुना जा सकता है। तो अभी ये कहना मुश्किल है कि किस नाम पर सहमति बनेगी, लेकिन इतना तय है कि पार्टी के नेतृत्व ने करीब 20-25 नामों पर डिस्कशन किया है। किसके नाम पर मोहर लगेगी इस पार्लियामेंट्री बोर्ड में तय होगा। ठीक है विकास, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, पटना में 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए हैं और उसी मामले में पटना पुलिस ने एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मोबाइल जब्त कर लिया है। मोबाइल से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस के होश फाख्ता हो गए हैं। क्या है ये पूरा मामला, पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। हिंदुस्तान में साजिश को अंजाम देने के लिए फुल प्रूफ प्लानिंग। 2 वर्ष तक ग्रुप बना रहे हैं। प्लानिंग थी मुस्लिम युवकों को गुमराह करना। पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था। हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काना, कलम छुड़ाकर हाथ में हथियार थमाना। जाहिर है दानिश, इसको उसका ग्रुप एडमिन बनाया गया।
दानिश अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता उससे पहले ही पुलिस ने धर दबोचा। मरगूब अहमद, दानिश और ताहिर को बिहार पुलिस ने उसी फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार किया जिस शहर से 2 दिन पहले पीएफआई के 2 संदिग्ध आतंकी मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज पकड़े गए थे। ताहिर को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। ताहिर के पास मोबाइल मिला जिससे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ताहिर 2016 से ही व्हाट्सएप, ईमेल और फेसबुक के जरिए पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के संपर्क में था। इसने 2 व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहला व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके लगभग 181 सदस्य हैं, वो एक पाकिस्तानी नंबर जिसका हैंडलर फैजान है, पाकिस्तानी नंबर के द्वारा उस ग्रुप को क्रिएट किया गया था ऐप्स के माध्यम से। दानिश के मोबाइल से व्हाट्सएप चैट ग्रुप मिला है। इस ग्रुप का नाम गजवा हिंद है। इस ग्रुप को पाकिस्तान में रहने वाले फैजान नाम के शख्स ने क्रिएट किया है। इस ग्रुप के जरिए दानिश कई पाकिस्तानियों के संपर्क में था। विश्लेषण के क्रम में पता चला कि व्यक्ति गजवा हिंद नाम का संस्था के साथ जुड़ा हुआ था। ताहिर ने एक और व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोगों के कई नंबर मौजूद हैं। फिलहाल दानिश से पटना पुलिस पूछताछ कर रही है। उसने कई लोगों के नाम बताए हैं जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। और एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार तय करने के लिए दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक हो रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। बीजेपी की इस बड़ी बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता मौजूद हैं जो ये तय करेंगे कि एनडीए उम्मीदवार का नाम आखिर क्या होगा। तो इसी बात को लेकर ये बैठक हो रही है। फिलहाल तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। संसदीय बोर्ड बैठक की इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अमित शाह आपको दिखाई दे रहे हैं, नितिन गडकरी भी आपको दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री भी इसमें पहुंच चुके हैं और तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। शिवराज सिंह चौहान, राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं। तो बीजेपी संसदीय बोर्ड की ये बैठक जिसमें ये तय होगा कि एनडीए का उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए कौन होगा और यही नाम फाइनल करने के लिए ये बड़ी बैठक इस वक्त जो कि बीजेपी मुख्यालय में हो रही है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें बीजेपी के बड़े चेहरे आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ये बड़े नेता राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री आपको दिख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार फाइनल करने के लिए ये बैठक जिस पर फिलहाल चर्चा जारी है और जैसा मेरे सहयोगी विकास ने बताया कि उम्मीद है कि या तो आज शाम तक ये फाइनल हो जाएगा या हो सकता है कि कल तक भी ये फाइनल किया जाए। कई केंद्रीय मंत्रियों के नाम भी फिलहाल जिन पर चर्चा हो रही है फिलहाल तय नहीं हो पाया है, लेकिन इसको लेकर चर्चा जरूर है। नाम का ऐलान जल्द किया जाएगा जैसे ही ये तय हो जाएगा कि एनडीए की तरफ से वो कौन सा चेहरा होगा जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होगा। बड़ी खबर इस वक्त की और तस्वीरें आपके सामने उस बैठक की जिस बैठक में फिलहाल विचार विमर्श और चर्चा चल रही है। तो बीजेपी संसदीय बोर्ड की यह बैठक है जो शुरू हो चुकी है और इस बैठक के अंदर की ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा फिलहाल जारी है और जैसे ही मुहर लगेगी वो नाम फाइनल होगा, उसकी जानकारी एबीपी न्यूज सबसे पहले आपको देगा। फिलहाल तस्वीरें हैं बैठक की जहां पर कौन कौन इस बैठक में शामिल हो रहा है ये आपके सामने। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक बीजेपी मुख्यालय में दिल्ली में इस वक्त ये बैठक जारी है और इस बैठक में संभवतः जल्द ही इस बात का ऐलान किया जाएगा कि आखिर कौन सा वो नाम है जो फाइनल हुआ है, जिस पर सहमति बनी है और आखिर कौन सा वो चेहरा जो उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने जा रहा है। फिलहाल चर्चा जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, बैठक के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर चर्चा। सीधे रुख कर लेते हैं, नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज पांडे, तस्वीरें हम देख रहे हैं, कब तक उम्मीद की जाए कि नाम फाइनल हो जाएगा और फिलहाल किस नाम पर चर्चा जोरों पर है?
देखिए, संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है। इस सीरीज में आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 5 मिनट पहले ही भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं और उनके पहुंचने के बाद ही ये बैठक शुरू हुई है। माना जा रहा है अगले आधे घंटे तक ये बैठक चलेगी और उसके बाद खुद यहाँ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, ऐसी संभावना जाहिर की जा रही है कि जेपी नड्डा खुद आएंगे सामने और वो मीडिया के सामने नाम की घोषणा करेंगे। अब समय बहुत कम बचा है, थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक रूप में घोषित कर ही देगी नाम, लेकिन बहुत सारे नाम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप में हैं, जो ये माना जा रहा है उनके नाम की घोषणा हो सकती है। वो उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हो सकते हैं। बहुत सारे नाम माना जा रहा है कि कुछ ऐसी भी चर्चाएं हैं कि वेंकैया नायडू को रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये भी चर्चाएं हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी, आरिफ मोहम्मद खान जैसे कई नाम हैं जिन पर बात चल रही है, लेकिन फाइनल कौन होगा वो थोड़ी देर बाद ही पता चलेगा। जैसा आपने पहले भी देखा है कि जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा हुई थी तो उस समय जेपी नड्डा जी ने साफ कहा था कि करीब 20 ऐसे नाम हैं जिन पर हम लोगों ने चर्चा की और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किया कि द्रौपदी मुर्मू को हम लोग उम्मीदवार बना रहे हैं। तो ऐसे ही माना जा रहा है कि इस बैठक में भी उपराष्ट्रपति पद के लिए भी अलग अलग क्षेत्रों से करीब 18 से 20 नाम होने वाले हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी चर्चा करेगी और उसके बाद एक नाम की यहाँ पर घोषणा होगी। ठीक है नीरज, आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे जैसे ही ये नाम फाइनल होता है। नीरज के जरिए आप जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।